नमस्कार। आज का क्लास है हिंदी व्याकरण से और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। अव्यय जिसका अर्थ होता है जिसका कुछ व्यय ना हो। अव्यय का क्या अर्थ होता है? जिसका कुछ व्यय ना हो। मतलब ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव ना हो। जैसे कि आज, मैं आज चल रहा हूं, तुम कल चलोगे, वह आज खाती है, वे लोग आज खाएंगे। अब देखिए काल का भी प्रभाव नहीं, आज आज ही रह गया। मतलब ऐसे शब्द जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं, तुम धीरे धीरे चलोगे। हमने सब बदल दिया, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो बदला ही नहीं। तो ये जो धीरे धीरे शब्द था वो क्या है? अव्यय है। अव्यय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो अव्यय के होते हैं 5 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, यह क्लास झारखंड टेट और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता को ध्यान में रख करके बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और परीक्षा में काम नहीं देंगे। ये सारे परीक्षाओं में काम आएगा, क्योंकि ये व्याकरण का क्लास है। तो चलिए मैं और आप मिल करके आज अव्यय चैप्टर को इतने अच्छे से क्लियर करें कि बाद में दिक्कत ना हो। जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो चले आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। और हमने आपको कौन कौन से क्लासेस दिए हुए हैं। हमने आपको संज्ञा दिया, सर्वनाम दिया, विशेषण दिया, क्रिया दिया, उपसर्ग दिया, प्रत्यय दिया, संधि दिया, समास, लिंग, लिंग निर्णय और कारक। और आज ये हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद हम आपको आपको आप पे छोड़ देते हैं। इंग्लिश ग्रामर चाहिए या फिर सीडीपी चाहिए, आप हमें कमेंट करें, ठीक है? और नहीं तो मैं इंग्लिश ग्रामर ले आऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अव्यय को और जानने का प्रयास करते हैं। अव्यय जैसा कि हमने आपको बताया, जिसका कुछ व्यय ना हो, अव्यय। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जब, अभी, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, तो, भी और भी सारे हैं, है ना? तो चलिए अव्यय की परिभाषा आपने देख लिया। अब अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अधिकतर बार ये नहीं पूछा गया है, लेकिन ये कभी कभी पूछा जाता है। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी ऐसे शब्द जो हर हाल में, हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, ये समझ लीजिए। अव्यय के भेदों के बारे में हमने शुरू में कहा, फिर से बता देता हूं। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो लोगों से पूछिएगा, आप जिसको भी पूछना हो, अब कहेगा कि अव्यय के 4 ही भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। निपात आपको जल्दी कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन मैं बता दूंगा निपात। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिया विशेषण किसको कहते हैं। तो वैसे शब्द, देखिए क्रिया विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा ये होती है कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए। देखिए 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक तो नॉर्मल वाले जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, और एक होता है एडवर्ब, है ना? एडवर्ब होता है। तो आप समझिए बात को, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण। जरा एक उदाहरण से देखिए, यहाँ पे देखिए, वह धीरे धीरे चलता है, चलता है।
तो चलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। और पहचान क्या है? ये हमेशा क्रिया के ठीक पहले आएगा। ये क्रिया के हमेशा ठीक पहले आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की भेदों को जान लेते हैं। तो पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, तो सबसे पहले काल ही समझ लीजिए आप। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो इसका मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें समय मिलेगा। ऐसे क्रिया विशेषण जिससे समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइए, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव में ही सब्जेक्टिव पढ़ा देता हूं, आप सभी को पता है। जैसे कि अब तुम अब क्या कर रहे हो, तो समय पूछ रहा है, वर्तमान में हो रहा है। अरे ये बात तो हम तब बोले थे ना, तब मतलब उस दिन बोले थे ना। आज, आज हमें पढ़ना ही है, तो आज हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। परसों, जैसे कि कोई पूछेगा आप देवघर कब जाओगे या दिल्ली कब जाओगे, कहेगा परसों, तो एक समय को बता रहा है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखने को? अब, तब, आज, कल, परसों, फिर, कभी, अभी, दिन भर, प्रतिदिन, सदा। ये समय जैसे समय वाले जो शब्द होंगे वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें दूसरे का, तो दूसरा हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले आप समझिए कि रीति क्या होता है। रीति का मतलब होता है एक नेचर, एक तरीका, करने का तरीका, ठीक है। और क्रिया विशेषण के एक पांचवा भेद भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली चार भेद होते हैं और एक पांचवा भी आप लिख लीजिएगा। तो रीति का मतलब एक तरीका होता है, जैसे कि वह अचानक से आ जाता है, तो उसका आने का तरीका क्या है? अचानक से, बिन बताए आ जाता है। या फिर अनायास कुछ घटना घट जाती है, अभी लग रहा था सब चीज ठीक ठाक है, अचानक से बारिश हो गई, अनायास इसको बोलते हैं, झटपट, जल्दीबाजी में, या फिर जैसे तैसे करके कर लिया। या फिर ये हुआ कि इसलिए कर दिया कि उसको मजा आया, हमने इसलिए मोबाइल खरीद लिया कि हमें गेम खेलना है। मतलब कोई उद्देश्य नहीं, एक तरीका होता है, जैसे तैसे करके, निसंदेह ही, कोई संदेह नहीं होगा वास्तव में। आप समझिए बात को। इसमें क्या होता है, एक आपका नेचर पता चलता है, आप काम को किस तरीके से करते हैं। जैसे झाड़ू लगाने कहा आपने किसी को, तो जैसे तैसे करके झाड़ू लगा दिया। इसमें क्या है, एक तरीका है उसका। वो पढ़ रहा है क्योंकि उसे क्या करना है, नौकरी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरीका है उसे। तो दो आपने क्लियर हुआ, एक कालवाचक और एक रीतिवाचक। तीसरा है स्थानवाचक। देखिए नाम से में ही सब छुपा हुआ है, आप खाली ध्यान से देखिएगा, स्थान का पता चलना चाहिए। वैसे क्रिया विशेषण जिससे स्थान का पता चलेगा। अब जरा बात बताइएगा, गाय कहाँ चर रही है, तो कहाँ क्या है, एक जगह के बारे में बोल रहा है। अरे वहां चर रही है, तो वहां भी एक जगह है। यहाँ आओ, तो यहाँ भी एक जगह है। इधर उधर मत जाओ, तो इधर भी एक जगह है, उधर भी एक जगह है। घर के बाहर मत निकलो, घर के बाहर, तो बाहर भी एक जगह है। मेरे आगे कौन खड़ा है, तो आगे भी एक जगह है। तुम्हारे पीछे एक शेर दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा शेर जो दौड़ रहा है वो तुम्हारे पीछे है, तो ये स्थान है। तुम किधर जा रहे हो, तो ये भी तो स्थानीय बारे में पूछ रहा है ना। तो हमने तीन बताया आपको। परिमाण में क्या होता है, परिमाण में आपको पता है, जिसे नापा तोला जाए उसे परिमाण कहते हैं, और जिसे नापा तोला जाता है उसकी मात्रा होती है। जैसे कि थोड़ा सा दूध देना, थोड़ा हुआ कि नहीं। बहुत बोलता है, तो बहुत हुआ। इसको नाप नहीं सकते हम, इसकी मात्रा बता सकते हैं। मेरे पास कुछ रुपए
तो कुछ रुपए हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये विशेषण में आ जाएगा। तो कुछ काम कर लो, एक वर्ब आना चाहिए, है ना। कुछ काम कर लो, तो कुछ लगभग काम हो ही गया है। इसमें मात्रा का पता चलता है। और एक होता है प्रश्नवाचक, जिसमें आपको प्रश्न का बोध होता है, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, है ना, ये सब। तो एक और इसमें जोड़ लीजिए आप। बेसिकली 4 ही होते हैं, 5वां आप एक्स्ट्रा निकाला गया इसी के अंदर से, ठीक है। अब देखिएगा स्थानवाचक में क्या है, कहाँ है कि नहीं। स्थानवाचक में कहाँ है कि नहीं। लेकिन अगर आप इसको प्रश्न के तौर पर कर रहे हैं तो प्रश्न बोधक हो जाएगा। प्रश्न बोधक आपसे कहेगा अगर विशेषण के कितने भेद हैं, तो क्रिया विशेषण है तो आप 4 ही कहिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी से कुछ शब्द को निकाल करके, यानी कि स्थानवाचक से कुछ शब्दों को निकाल करके प्रश्नवाचक में जोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये स्थानवाचक के ही कुछ प्रश्न हैं, इसलिए, ठीक है। ये हमने इसका समझाया। अब हम देखेंगे संबंध बोधक। अब आप नाम से ही पता चलते हैं संबंध, तो कुछ ना कुछ संबंध जरूर देखने को मिलेगा हमें। तो देखते हैं क्या मिलता है। इसमें क्या होता है, एक वाक्य का या पद का दूसरे से संबंध पता चलता है, उसे हम संबंध बोधक। जैसे गणेश जी के बुद्धि के सामने सभी नतमस्तक है। बुद्धि के सामने, सामने यहां पर क्रिया विशेषण है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें संबंध पता चला किसका, गणेश जी का और हमारा, कि हम उसके सामने कुछ नहीं है। इसमें देखिए संबंध बोधक में आपको क्या पता चलेगा कि कहा, जैसे कि सीता मेरी बगल में खड़ी है। बगल, तो ये क्या है, भले ही आपको स्थान जैसा दिख रहा होगा क्रिया विशेषण में, लेकिन ये संबंध भी तो बता रहा है कि वो व्यक्ति जो बात कर रहा है उसके बगल में सीता है। तो इन दोनों का संबंध, तीसरे के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। अगर मैं कहूं कि मेरी तरफ एक कुत्ता आ रहा है, मेरी तरफ एक कुत्ता आ रहा है, तरफ, तो कुत्ते का संबंध हमारे साथ जुड़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं। बच्चा पेड़ के ऊपर चला गया है, तो बच्चे और पेड़ का संबंध दिख रहा है। मौत करीब से गुजरी, तो ये जो करीब है, मौत और व्यक्ति का संबंध दिखा है। इसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखने से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत। आपने गौर किया है, के पूरा आ रहा है इस तरह। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक की। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है, वैसे अव्यय जो दो से अधिक वाक्यों को जोड़ दे या फिर वाक्यांश को जोड़ दे, वो जोड़ने का काम करेगा। जैसे हमें अपने देश और संस्कृति पर गर्व है, देश और संस्कृति को जोड़ दिया। जैसे मदन और मोहन बाजार जा रहे हैं, तो मदन और मोहन को जोड़ दिया। वह तो खा रहा है परंतु तुम नहीं खा रहे हो, तो यहां पर दो वाक्यों को जोड़ा गया परंतु के साथ। खा लो नहीं तो गब्बर आ जाएगा, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और इसे ही हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को जान लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है, देखिए यहां पर हमने कुछ लिखा है, ये भी देख ही लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए। उदाहरण को देखिए, आंधी चली और पेड़ गिरा, तो दोनों में जुड़ा है वाक्य। आंधी चला इसलिए पेड़ गिरा, उसने चोरी की क्योंकि वह भूखा था, तो चोरी करना और भूखा होना दोनों जुड़ गया। राम और लक्ष्मण वन को गए, राम और लक्ष्मण दोनों जुड़ा। सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, देख लीजिए, सोना और गब्बर आना
दोनों अलग बातें हैं, फिर भी जोड़ा गया। ये हो गया समुच्चय बोधक। अब हम विस्मयादि बोधक की बात करते हैं। तो विस्मयादि बोधक में क्या होता है? विस्मय होता है। विस्मय का मतलब हंसी, खुशी, हर्ष, करुणा, दुर्लभ चीजें, शोक, घृणा, आश्चर्य। जैसे वाह क्या छक्का मारा, ये खुशी वाला है। अरे वह पक्षी बहुत बड़ा, ये आश्चर्य वाला है। आह चोट लग गई, ये दर्द वाला है। दुख जिसको बोलते, ओह बहुत अच्छा आदमी था मर गया, ये हलास वाला बात है। करुणा आ रही है इसमें। निपात जो बिल्कुल ही नया है, इसको शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बेल आइकन दबा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं हमें, किसी भी प्रकार का कमेंट। मैं रोज सबका कमेंट पढ़ता हूँ, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा होगा आज तक। मैं सबका पढ़ता हूँ, टाइम निकाल के पढ़ता हूँ। चलिए निपात देखते हैं। निपात वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगता तो है और लगने के बाद उसमें बल डाल देता है। अगर बात करें बलाघात की तो उसी टाइप का कुछ है ये। बलाघात में कभी और होता होगा, जैसे कि होटल, HOTEL। तो HOTEL हम हमेशा होटल कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इसका उच्चारण क्या होता है? होटेल होता है। क्या होता है? होटेल। तो यहाँ पर बल डाला गया टी पर, तो इसको कहते हैं बलाघात। लेकिन निपात में वाक्य में ही दबाव डाल जाता है। जैसे कि उदाहरण से देखिए, अभी समझ में आएगा। ये देखिए, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसमें विशेष प्रकार का भाव उत्पन्न कर देता है या बल डालता है। जैसे कि जब तक पढ़ोगे नहीं पास नहीं करोगे। जब तक, ये अव्यय है, बल डाला कि पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। माँ ने मात्र 2 रुपए दिए, तो यहां मात्र हो गया। 2 रुपए मात्र दिए, देखिए बल डाल रहा है ना। कह सकता था कि 2 रुपए दिए, मात्र 2 टका दिया। मैं भी तो यही कह रहा था, यानी दबाव डाल रहा है। अरे यही बात तो हम भी कह रहे थे, समझ गए। लेकिन निपात के कई सारे भेद भी होते हैं। तो MCQ शुरू करने से पहले उनके भेदों को जान लेते हैं। तो पहला होता है स्वीकारात्मक निपात। स्वीकारात्मक निपात का मतलब जिस शब्द से आपको स्वीकार वाली बात होता है। जी कहेगा, समझे जी? जी हाँ सर। हम बोलते हैं जी सर। खाना खाया? हाँ। तो स्वीकार किए ना आप, तो इसको कहते हैं स्वीकारात्मक निपात। नकारात्मक निपात ठीक है, उसका उल्टा होगा। खाना खाया? जी नहीं। पढ़ना है कि नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसे मना कर देते हैं तो नकारात्मक निपात हो गया। मना, देखिए, एक तो पॉजिटिव मानिए, स्वीकारात्मक का मतलब पॉजिटिव निपात हुआ, और नकारात्मक मतलब नेगेटिव बात बोलेगा वो। निषेध बोधक निपात, उसमें मना कर देगा। जैसे सुबह चले जाना और जाकर के 1 लीटर दूध ले आना, कहेगा हम नहीं जाएंगे, जाना है तो जाइए नहीं तो दूध नहीं आएगा, ऐसे बोले तो ये निषेध बोधक निपात होगी। प्रश्न बोधक निपात में क्या होगा? क्या, कौन, किस। देखिए प्रश्न तो उसी सबसे बनते हैं। क्या, कौन, किसे, किसका, किस लिए, कब, कहाँ, यही सब तो प्रश्न के वाले शब्द हैं। और इसमें पहचान क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब है बल प्रदायी निपात। बल प्रदायी निपात में क्या होता है कि कितनों पीट लो तब भी नहीं पड़ेंगे। मतलब बल प्रदान कर दिया, जो करना है कर लो, नहीं तो नहीं। स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे, घोलट रहा है नीचे, मारेंगे 4 झापड़, मार लीजिए लेकिन जाएंगे नहीं। इस तरह का बल प्रदान। इसके बाद वो शाम में आए आपके पास, पापा 5 रुपया दीजिएगा, जाएंगे बिस्किट खाएंगे। बोला, बोले थे ना जब तक पढ़ोगे नहीं, नहीं देंगे, है कि नहीं? क्योंकि पैसा है फिर भी रहने पर भी नहीं देंगे, ऐसा बोलेगा। वो बल प्रदान करेगा। तुलना बोधक निपात में तुलना किया जाएगा। तुम्हारा देखो उसके जैसा बच्चा कितना पढ़ते रहता है, इस तरह करके तुलना किया जाएगा। तुम तो पढ़ते ही नहीं, ये तुलना बोधक हुआ। कितना एकदम
कितना सुंदर लगता है, चांद सा चेहरा। तुलना की बच्चे का मुखड़ा चांद सा टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। ये जो तुलना करते हैं ये तुलना बोधक निपात है। अवधारणा बोधक निपात में हम पहले ही शामिल थे, अवधारणा बना लेते हैं हम। जैसे काम अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ जी, मिस्त्री से पूछेगा मालिक, मकान मालिक, हुआ जी? हाँ सर, लगभग लगभग हो गया, जबकि हुआ ही नहीं। काम ठीक ठाक हो रहा है ना? हाँ ठीक हो रहा है। कितना हुआ? करीब करीब हो गया है। कितना करीब? तकरीबन मानिए कि कंप्लीट हो गया। ऐसे अवधारणा बोधक। और आदर बोधक में क्या होगा तो आप समझ लीजिए। आइए सर बैठिए। जी हाँ, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। ये हो गया आदर बोधक निपात। और विस्मयादि बोधक निपात क्या होता है? विस्मय प्रकट कर, बड़ा अच्छा आदमी था, मान गया, आहा क्या छक्का मारा, वाह आज तो इंडिया तो कमाल कर दिया। इस तरह का ये विस्मयादि बोधक निपात होता है। हमने आपको निपात भी बता दिया। अब हम आपको एमसीक्यू पर ले चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू है कि मजदूर दिन भर कार्य करता रहता है, रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? दिन भर में आपको बताना है, बताइए। तो श्रेणी बोधक तो हमने आपको पढ़ाया ही नहीं। हमने स्थान बोधक आपको पढ़ाया, तो दिन भर कोई स्थान हो सकता है क्या? दिन भर काम करने का तरीका हो सकता है क्या? ये समय है ना। दिन भर का मतलब 9 से लेकर के शाम के 5 बजे तक समय हुआ नहीं। दिन भर पूरा समय लगता है, लगभग 8 से 9 घंटे। ये कालवाचक हो गया। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो हमने आपको क्या बताया था? निपात में बल पड़ता है। राम तो आज जाएगा, तो हो गया। रानी कल ही चली गई, ही हो गया। वह भी उसके साथ जाएगा, तो भी हो गया। ये सब निपात है, और इसलिए ये चारों के चारों हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल से होगा, तीनों। तीसरा प्रश्न है, निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण के भेद होता है। वह योगाभ्यास भली भांति कर लेता है। हमने आपको क्या बताया था? याद कीजिए मेरी बात को। हमने कहा था कि जब एक तरीका पता चले, एक नेचर पता चले, तो वो रीतिवाचक होता है। कालवाचक यानी समय का बोध होगा। तो क्या इसमें समय है भली भांति? नहीं। भली भांति कोई स्थान है? नहीं है। परिमाण है? नहीं है। परिमाण में मात्रा का पता चलता है। ये भली भांति मतलब अच्छे तरीके से करता है, एक तरीका है उसका, तो रीतिवाचक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, राम आया और चला गया। याद कीजिए हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था आपको कि जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। इसमें कोई विस्मय की बात हुई नहीं है, तो विस्मयादि बोधक हुआ नहीं। संबंध की बात है नहीं, निपात की बात नहीं, समुच्चय बोधक की बात हुई। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? सीता यहाँ आ रही है। हमने आपको पहचानने की बातें भी बताई। हमने कहा कि वर्ब के ठीक पहले लगेगा, तो आना एक वर्ब है, उसके ठीक पहले यहाँ लगा है। इसमें वर्ब के पहले कुछ नहीं लगा है, इसमें भी वर्ब के पहले कुछ नहीं, नॉर्मल से वाक्य है। तो यहाँ जो दिख रहा है ये आपका क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर छठा सवाल में उसी तरह का है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? सोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है। नॉर्मल सा वाक्य। लेकिन देखिए तो घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो दौड़ना कैसे हो रहा है? तेज हो रहा है। तो ये आपका हो गया, इसमें है क्रिया विशेषण। सातवां प्रश्न भी इसी प्रकार का है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? डाकिया आता होगा, शायरा यहाँ आ रही है, हो सकता आंधी आए, विश्व का कल्याण हो। तो हमें देखना है भर्व। तो भर्व देखिए आना भर्व हुआ यहाँ पर, और उसके आगे जो लगता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो शायरा यहाँ आ रही है स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा।
8वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कोई काम न करना, तुम घर जाओ, क्या मैं घर जाऊं, अब वह अब धीरे धीरे चलेगा। तो चलने का कार्य कैसा हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तरीका है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? अशोक कल खेलेगा, अनुराधा गाएगी आएगी, रेखा गाती है, राहुल पढ़ता है। तो खेलने का जो बता रहा है समय, वो कल होगा। खेलने का समय क्या बता रहा है? कि कल होगा। तो ये कौन सा स्थान कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ या ना। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? आपको ये बताना है। वह बिल्कुल थक गया, ठीक है, बताइए। हमने आपको क्या बताया था? काम हुआ जी, हाँ लगभग लगभग हो गया। बिल्कुल भी तो वही सेंस में अर्थ निकालते हैं ना हम। क्या कहते हैं? बिल्कुल बढ़िया से किया है ना, अच्छा से किया है ना, तो सब भर दिया। तो बिल्कुल का अर्थ क्या होता है? लगभग लगभग, पूरा, इस टाइप का अर्थ निकलता है। तो ये क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। काल क्यों नहीं है? तो काल में क्या बोध होता है? समय का बोध होता है। रीति में तरीका का बोध होता है। स्थान में स्थान का बोध होता है। फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्लास तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है और सारे के सारे क्लासेस में आपको लाजवाब वाला दे रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कैसा लगा आज का क्लास। कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण? रीतिवाचक में आप ऑप्शन पे जाइए। आज कल, आजकल, प्रतिदिन, ये कालवाचक हुआ, समय का बोध हो रहा है। केवल, कदाचित, शायद, केवल, कदाचित, शायद, ये रीतिवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऊपर, नीचे, बाहर, ये स्थानवाचक हो गया, स्थानवाचक। ज्यों ही, तक, इसके बाद पर। तो पर, बिल्ली, ध्यान से सुनिएगा, पर यहां पर सेट नहीं कर रहा है। अब देखिए, बिल्ली पेड़ के ऊपर है, तो हम यहाँ पर स्थान ले सकते थे, लेकिन ऊपर बोलेंगे तब, सिर्फ पर बोलेंगे कि टेबल पर किताब रखी हुई, तो कहीं ना कहीं ये स्थान को दिखाता है। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं स्थान है ना। और इसमें तक, तो कहां तक? तो तक में भी सेंटेंस के हिसाब से बदलेगा ये अर्थ। जो ही, जैसे ही उसने शुरू किया, जैसे ही जो ही वह घर से निकला, बारिश होने लगी। तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से बदलेगा अर्थ। तो ये वाला ऑप्शन तो 4 नंबर होगा नहीं। आपसे पूछा रीतिवाचक, केवल, कदाचित, शायद, ये आपका रीतिवाचक है। इसके बाद अचानक, अनायास, जैसे, तैसे, ये तरीका होता है ना। जैसे शायद वह कर रहा होगा, तो यहाँ कंफर्म नहीं है, शायद वह मिस्त्री का काम करता हो या शायद उसकी नौकरी लग गई हो, तो पता नहीं चल रहा है। एक तरीका है हम लोग का बोलने का, बोल देते हैं एक हाव भाव में। अगर कोई पूछे अरे तुमने कैसे झूठ बोल दिया नौकरी लग गई, तो कहे अरे हमको लगा पढ़ता था तो बोल दी, इस तरह। ठीक है, ये है तरीका। 12वां, निपात रहित वाक्य जिसमें निपात ना हो। तो देखते हैं, तुम भी साथ चले जाना, भी जोड़ डाला तो है इसमें। इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा, अभी रुक जाते हैं। वह कल ही जाएगा, ही यहाँ पर लगा हुआ, तो 2 गुम तो निपात हमें मिल गया।
अब हमें इन दोनों में चुनना है। तो क्या निपात में भरपूर होता है, आपको ये बताना है। तो शायद ही आपको निपात में मिल सकता है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा रुकिए। अभी ऊपर उत्तर, उसने उत्तर तक नहीं दिया। देखिए यहाँ निपात मिला हमें तक, मतलब पूछते रह गए लेकिन वो बोला नहीं। लेकिन भरपूर अनाज जो मिला, तो भरपूर क्या हो जाएगा, ये परिमाण वाचक हो जाएगा। भरपूर एक मात्रा को बता रहा है, अनाज की मात्रा को, इसलिए भरपूर हमारा निपात नहीं है। और आपसे यही पूछा था निपात रहित वाक्य। निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जिसमें व्यय ना हो, जिस पर लिंग वचन कारक पुरुष का प्रभाव ना पड़े। तो देखिए विशेषण पर पड़ता है, संज्ञा पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, लेकिन क्रिया विशेषण पर नहीं पड़ता है। ये हमारा आंसर है। जिस अव्यय से समय का बोध हो क्या कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि समय का बोध हो तो कालवाचक कहलाएगा। स्थान तो स्थान का बोध, रीति तो तरीका का, और परिमाण मात्रा का बोध कराएगा। जो अव्यय पद वाक्य के जो अव्यय वाक्य के पदों में एक दूसरे से संबंध बतलाते हैं, याद कीजिए संबंध जब बतलाते हैं तो संबंध बोधक हो जाएगा। बहुत ईजी है। यहाँ देखिए 16वां प्रश्न, जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है, राम और श्याम जंगल गए, और से जुड़ा है, इसको समुच्चय बोधक कहेंगे। जो अव्यय हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार, संबोधन आदि मनोभावों को प्रकट करे, तो ये सिंपल सी बात है। इनको हम एक ही शब्द से जानते हैं, विस्मय। तो ये क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, संबंध बोधक होगा नहीं, समुच्चय बोधक नहीं, ये विस्मय आदि बोधक होगा। परीक्षा में चोरी मत करो, यहाँ पर मत कौन सा निपात है। देखिए निपात तो है क्योंकि बल डाल रहा है, लेकिन निषेध कर रहा है ना वो, मनाही। निषेध का मतलब क्या, मनाही है, नहीं नहीं ले जाओ, ये मनाही कर रहा है, तो ये निषेध बोधक निपात हो गया। विस्मय हुआ नहीं, तुलना किसी से है नहीं, बल प्रदायी, तो बल प्रदायी तो सभी बल डालता है ना, ये निषेध बोधक मत करो। बाहर कौन सा व्यय है, तो बाहर क्या है, मान लीजिए आपका घर है और घर के बाहर तो एक स्थान है ना, तो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में समय का, रीति में तरीका का, और परिमाण में मात्रा का पता चलता है। हाँ, कौन सा निपात है, आदर बोधक नहीं, तुलना बोधक नहीं, स्वीकारात्मक हाँ, स्वीकार कर लेते हैं। क्या तुमने खाना खाया, कहेगा हाँ, तो स्वीकार कर लिए ना। अगर निषेध बोधक रहता तो नहीं खाए, है कि नहीं। तुलना बोधक रहता तो तुलना की बात होती, तो ये स्वीकारार्थक हुआ। और आज का सवाल आपसे, वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष काल इत्यादि व्याकरण की जितनी भी कोटियां हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आपके जवाब का हमको इंतजार रहेगा। आपने वीडियो को धैर्य से इतने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलेंगे जल्द हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।